नमस्कार दोस्तों, MLSU के बैचलर ऑफ आर्ट्स के थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का फर्स्ट पेपर जो है उसका फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है राजस्थान के प्राचीन स्थल और उसकी विशेषताएं। प्राचीन राजस्थान की बात करें तो आधे ऐतिहासिक युग की कुछ सभ्यताएं, ऐतिहासिक युग के कुछ क्षेत्र, कुछ संस्कृतियां राजस्थान में हमें देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम हम राजस्थान की बेसिक नॉलेज के बारे में देखते हैं। राजस्थान की आकृति जो है, अगर कोई पूछे कि राजस्थान की आकृति कैसी, तो राजस्थान जो है वो पतंग आकार या चतुर्भुज के रूप में है। अक्षांशीय विस्तार जो है इसका 23.3 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 69.30 से लेकर के 78.17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। ये भारत का सर्वाधिक बड़ा राज्य, दूसरा नहीं, यहाँ दूसरा गलत है, सबसे बड़ा राज्य है। फर्स्ट नंबर का राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसका एरिया जो है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। शुरू में देखा जाए तो राजस्थान का नाम राजस्थान नहीं मिलता है हमें। प्राचीन और मध्यकाल में अलग अलग नामों से अभिहित किए जाते हैं, जैसे मेवाड़ राज्य। फिर मेवाड़ राज्य का नाम दूसरी शताब्दी में शिवी बन गया, शिवी जनपद था, बाद में प्रागवाड़ बन गया। इस प्रकार जो है वो अलग अलग नामों से जो है वो अलग अलग क्षेत्र जो है वो राजस्थान के मिलते हैं हमें। संस्कृत शिलालेखों में देखते हैं तो मेवाड़ का नाम मेदपाट मिलता है, और मेदपाट का अर्थ होता है मेव या मेरों का क्षेत्र। और वैसे देखा जाए तो राजस्थान का एक क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, वर्तमान में दोनों जिले हैं। इस प्रदेश का नाम वागड़ कहा जाता था। जोधपुर को मरु राज्य कहा जाता था, मरुवार या बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। कोटा और बूंदी और झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती के नाम से कहा जाने लगा। बीकानेर का क्षेत्र जांगल देश के नाम से पुकारा जाने लगा। नागौर का क्षेत्र अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार जो है अलग अलग क्षेत्र जो है वो राजस्थान के अलग अलग नामों से जो पुकारे जाते थे प्राचीन काल में। फिर राजस्थान का नाम रायथान, राजपूताना, फिर राजस्थान पड़ता है। इतिहास की पहले इन सभ्यताओं को दो कालों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल और पुराऐतिहासिक काल। पुरातत्ववेताओं द्वारा प्रागैतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल जो होता है 3 भागों में बांटा है, जिसमें निम्न पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। पाषाण काल को भी अगेन 3 भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान की बात करें तो आधे ऐतिहासिक काल के कुछ क्षेत्रों की जानकारी जो हमें मिलती है, और आधे ऐतिहासिक काल की जानकारी के समय राजस्थान की संस्कृतियों के कौन कौन के क्षेत्र प्राचीन स्थल है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करें, प्रागैतिहासिक काल की सिंधु सभ्यता के समक्ष या समकक्ष राजस्थान में दृश्यवती और सरस्वती की घाटी में प्राप्त सभ्यता का एक प्रतीक कालीबंगा है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र क्षेत्र कालीबंगा के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे या वर्तमान में जो घग्गर नदी बहती है उसके किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। इस सभ्यता का गौरवशाली प्रमाण पुरातन साहित्य में ही नहीं बल्कि इस जगह की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के द्वारा ही हमें मिलता है। यानी कालीबंगा में 5 स्तर की खुदाई में जो हमें प्रमाण मिले हैं, पूर्व हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन, इस प्रकार के हमें जो पुरावशेष मिले हैं।
इसकी दृश्यवती और सरस्वती की घाटी में 1950 से 53 ईस्वी के मध्य अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की थी। ये कालीबंगा की बात हो रही है। कालीबंगा की खोज का श्रेय जो है अमलानंद घोष को जाता है और सर्वप्रथम उत्खनन जो हो बीके लाल और बीके थापर ने किया था। कालीबंगा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा डॉक्टर बी लाल और बीके थापर के निर्देशन में 1959-60 में गंगानगर जिला, यहाँ गलत है, गंगानगर की जगह यहाँ आएगा हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत कालीबंगा नामक स्थान पर खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह प्राक सिंधु सभ्यता काल, प्राक सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला चरण या उससे भी पहला चरण। प्राक सिंधु सभ्यता के मृद भांड मिट्टी के बर्तन सामान्यतः चाक निर्मित है। चाक मतलब वर्तमान में जो कुंभकार जो है, कुम्हार जो है, चाक से मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो रोल घूमता है वो। प्राचीन सरस्वती और दृश्यवती की घाटी में दबे हुए कई अवशेषों में से एक वर्तमान में घग्गर नदी के दक्षिणी किनारे 2 टीलों की गहरी और चौड़ी खुदाई करने पर यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल का प्राचीन नगर मिला है। यही कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। और सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण भी यही कालीबंगा में मिलते हैं। कालीबंगा के मकानों की बात करें तो उस समय आवास किस प्रकार के थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के मकानों में ईंट का प्रयोग किया जाता था। इस खुदाई में मिली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का माप जो था वो था 30 × 20 × 10 30 × 20 × 10 सेंटीमीटर था। साधारणतः मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। मकानों के दरवाजे पर चबूतरे बनाए जाते थे। चबूतरे मतलब एक ऊंचा स्थान। कमरों के फर्श चिकनी मिट्टी तथा कुछ कमरों में पकी हुई ईंट से बनी हुई मिलती है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संपन्न लोग अपने मकान फर्श की पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते होंगे। मकानों की छतें लकड़ियों की बल्लियों से पाटकर चिकनी मिट्टी से तय कर दी जाती थी। कवेलू का प्रयोग इस खुदाई में नहीं मिलता है। जो अभी वर्तमान में हम देखते हैं हमारे कई घरों के ऊपर कवेलू जो है वो मिट्टी के डले हुए हैं, तो इसका जो प्रयोग जो है वो नहीं मिला है। और ऊपर छत पर जाने के लिए जो है वो सीढ़ियाँ बनी होती थी। इस सभ्यता में एक ऐसा भवन मिला है जिसका आकार ऐसा है कि जिससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये एक तत्कालीन समय में दुर्ग अथवा किला रहा होगा, जो बड़ा भवन है। यहाँ की बर्तन और कलाकृति कैसी थी। कालीबंगा की खुदाई से मिट्टी और तांबे के बर्तन और अनेक अवशेष भी प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तन चाक द्वारा बनाए गए हैं। यद्यपि ये बर्तन आहड़ सभ्यता से प्राप्त बर्तनों की तुलना में अधिक सुंदर नहीं है। आहड़ सभ्यता अपने उदयपुर में ही है, आयड़ नदी के किनारे। आयड़ नदी में या आहड़ सभ्यता में जो बर्तन है बहुत सुंदर बनाए हुए, फिर भी इन पर उकेरी गई अलंकरण से युक्त चौकोर, गोल, वृत्ताकार, त्रिकोणी, समानांतर तथा जालीनुमा काली और सफ़ेद रेखाएं इस सभ्यता के लोगों के कलापूर्ण ज्ञान के स्तर को अवश्य प्रकट करती है। लाल रंग के इन हल्के और पतले बर्तनों में मुख्यतः घड़े, प्याले, रकाबियाँ, तस्तरियाँ कटोरी जैसी, सरा वाले, पैंदे वाले ढक्कन लगे लोटे, साधारण लोटे। इस बर्तन पर फूल, पत्ती, खजूर, चौपड़, इस प्रकार का जो ये आकृतियाँ बनी हुई है। अब आता है आहड़ या बनास संस्कृति भी कहते हैं इसको। आयड़ संस्कृति भी कहते हैं, आहड़ संस्कृति कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं। ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में आहड़ नदी के किनारे जो धूलकोट 2 टीले मिले, जहाँ पर धूलकोट, उस टीलों को धूलकोट बोलते हैं, धूल रेती उसके टीले। आहड़ या अगाड़पुर इस जगह का नाम है। और आयड़ का जो उत्खनन किया था वो HD सांकलिया के निर्देशन में किया था। और ये वर्तमान में ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जानी जाती है। और ताम्रवर्ती नगरी की जननी जो है वो कांतली नदी के किनारे शिकर में एक सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, उसको ताम्रवर्ती नगरी की जननी कहा जाता है। और आयड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती
नगरी के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता के 3 चरण जो है मध्य पाषाण में उत्खनित 3 चरणों के बारे में हम पढ़ते हैं और तीनों चरणों में इनकी खुदाई हुई है और तीनों चरणों में अलग अलग जो है वो हमें औजार या उपकरण देखने को मिले हैं। आर्य संस्कृति का आवास और खान पान कैसा था? आर्य संस्कृति के लोग जो है मकान बनाते थे। बाकी किसी भी संस्कृति में, किसी भी संस्कृति के क्षेत्र में जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है उसमें पत्थरों का उपयोग नहीं के बराबर मिला है, लेकिन आर्य सभ्यता में जो आवास जो है वो काले पत्थर की नींव से बने हुए थे। इसमें ऐसा लगता है कि पत्थरों की बहुलता है, यानी या पत्थर बहुत ज़्यादा संख्या मिलने की वजह से या आसपास अच्छी मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से यहाँ के लोगों ने यहाँ की नींव जो है वो पत्थरों से बनाई और जहाँ की मकानों की दीवारें जो वो बांस के खरपचों से बनाई हुई थी और बांस के सारे चटाइयाँ लगाकर मकान बनाए गए थे और बांस की ही प्रति बना करके कमरों का छोटा रूप दे दिया गया था और उस पर जो चिकनी मिट्टी की चादर चढ़ा दी गई थी। निवासी आर्य सभ्यता या आर्य सभ्यता के लोग किस प्रकार के थे? ऐसा माना जाता है कि अधिक वर्षा, वर्ष पर्यंत नदी के पानी बहने और आहड़ घाटी में गेहूं, चावल आदि की उपज में जनजाति के समुदाय को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया था। यानी कि यहाँ के लोग जो है, निवासी जो है वो अत्यधिक फसल उत्पादन के कारण और पूर्ण मात्रा में पानी मिलने की वजह से यहाँ रुका होगा और यहाँ ठहरा होगा। ये जाति धातु गलाने का अच्छा ज्ञान रखती थी, क्योंकि आर्य सभ्यता के जितने भी केंद्र मिले हैं, अभी आर्य सभ्यता बनास नदी के किनारे एक क्षेत्र है अपना, उदयपुर में ही वल्लभ नगर है, उदयपुर में ही 2-3 क्षेत्र है, वहाँ पर जो है धातु गलाने का भट्टी जो वो प्राप्त हुई, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के निवासी जो है धातु को अच्छी तरह से गलाने का काम जानते थे। मृतक संस्कार, दाह संस्कार कैसे होता था आर्य के लोगों का? आर्य की खुदाई से ऊपरी सतह मिले मानव अस्थि पंजर यानी मनुष्य के हड्डियों का ढांचा मिला है, जिसमें उत्तर की ओर तो मुंह रखा गया और दक्षिण की ओर जो वो पैर रखा गया। यानी जो इनका दाह संस्कार जो होता था वो उत्तर दक्षिण दिशा में होता था और जो भी आभूषण पहनाया हुआ था, जिंदा इंसान को जो आभूषण पहनता था वही आभूषण मृत शरीर में भी मिला है। इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बीबी लाल ने इसका उत्खनन जब किया तो उसने बताया कि गिलोन तथा भगवानपुरा से मिलने वाली पुरा सामग्री इसकी पुष्टि करती है कि आर्य का जो क्षेत्र था वो लगभग राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा, इनके आसपास बहने वाली नदियाँ जो है उनके मध्य में स्थित था और यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र जो वो आर्य सभ्यता के मिले हैं। अब पढ़ते हैं बालाथल के बारे में। बालाथल उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के पास गांव है और इसकी खुदाई सर्वप्रथम 1993 में हुई थी और BN मिश्र के निर्देशन में 1600 वर्ग मीटर में इसका उत्खनन हुआ था और ये जो संस्कृति है वो ताम्रपाषाण युग की संस्कृति है और ये एक आर्य संस्कृति का ही विस्तार कहा जा सकता है। और C14 विधि जो है, यानी कि किसी भी प्राचीन स्थल पर जो प्राप्त हुई सामग्री, उस सामग्री का एज या तिथि ज्ञात करनी है तो एक वैज्ञानिक विधि है C14, C14 तिथि जो है उसके अनुसार बालाथल स्थल की जो काल है या इसका टाइम पीरियड जो 3700 ईसा पूर्व का निर्धारित होता है, लगभग आज से 5000 साल पूर्व। बालाथल की भवन संरचना कैसी थी? खुदाई में पश्चिम दिशा में 2 भवन मिले हैं बालाथल में। अवशेष के बीच में 2 मीटर के लगभग एक गली पूर्व और पश्चिम में स्थित भवन की संरचनाओं के बीच 2.80 मीटर चौड़ी रास्तानुमा जगह मिली। यानी कि आपस में 2 जो भवन पश्चिम में मिले उसके बीच की गलियों की बात हो रही है जो कि 2.80 मीटर चौड़ी थी और वह जो आवास का मुख्य मार्ग रहा होगा। और बालाथल में ताम्र उपकरण मिले हैं जिसमें कुल्हाड़ी है, चाकू है, छेनी है, उस तरह है। बाण का फलक का मतलब बाण तो बनता था लकड़ी का और आगे का फलक तीखा जो होता था
तीखा जो जगह तीखा रखने के लिए फलक लगाया जाता था, वो बाण का आगे वाला हिस्सा तीखा रखने के लिए किसी धातु का एक टुकड़ा लगा दिया जाता था, वही बाण का फलक है जो कि बालाथल में मिला है। और बालाथल के अन्य ताम्रपाषाण काल की सभ्यता से अलग विशेषता है कि बालाथल में पत्थर के बने हुए औजार अत्यंत कम मिले। यहाँ पर जो ताम्र उपकरण बहुत आय से मिले, पत्थर के जो वो जगह कम मिले। और बालाथल जो उदयपुर में ही है। ताम्र आभूषण यानी कि लोगों को पहनने का, जिसमें श्रृंगार के भी बहुत सारे आभूषण हैं, जैसे औरतों में पहनते, कानों में पहनने के कर्णफूल है, गले के हार की लटकन है, इस प्रकार के आभूषण जो वो बालाथल में मिले हैं। बालाथल कृषि व्यवसाय भी होता था, जिसमें गेहूँ है, जौ है, सरसों है, दालें हैं, इस प्रकार का जो उत्पादन होता था। कृषि और पशुपालन और शिकार तीनों जीविका के साधन थे। यहाँ के लोगों के पशुओं में जो गाय और बैल भी पाले जाते थे। लोह काल के अवशेष। बालाथल उत्खनन से लोहकालीन पुरावशेषों में आर्ट संस्कृति की तरह पत्थरों से बने आयताकार भवनों की दीवारें मिली है, जो कि इसमें लोहोपकरण या लोह काल के अवशेष माना जा सकता है। वस्त्र उद्योग में यहाँ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में बालाथल के लोग जो वस्त्र बुनने की तकनीक का ज्ञान रखते थे, ऐसा जो वहाँ के उत्खनन से प्राप्त उपकरणों से हमें पता चलता है। सिक्के और मुद्रा। बालाथल में 3 तांबे के सिक्के मिले और 2 जो है वो मुद्राएं मिली है। तांबे के सिक्के ढलवा तरह के, यानी इनका आकार है, और उस पर जो है हाथी, और एक तरफ जो वो हाथी और दूसरी तरफ जो वो 3 पहाड़ियाँ और चंद्रमा बना हुआ है। ये सिक्के जो है अनुमानित है, कहा जा सकता है कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के, यानी ईसा के 200 साल पहले के सिक्के हो सकते हैं। लिपि लिखने की कला जो है वो लोह काल के स्तर के लाल रंग का मृतपाण मिला है, और इस मृतपाण पर जो ब्राह्मी लिपि है, जो कि ज़्यादातर अशोक के अभिलेखों पर मिलती है। सम्राट अशोक जो था, अशोक महान जो मौर्य सम्राट था, उस लिपि का जो है यहाँ उदाहरण हमें मिला है। और इससे पहले कौन सी लिपि थी, ये हमें जो वो प्राप्त नहीं हुई है। बालाथल की विशिष्ट विशेषता क्या है, हम देखते हैं। बालाथल उदयपुर में ही यह संस्कृति अपने प्रारंभिक स्तर पर हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र विकसित थी, यानी हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र थी, अलग अपनी पहचान बनाई हुई थी। कि तो आहड़ सभ्यता के बाद के स्तर की थी, ये आहड़ के तुरंत बाद के स्तर की थी, ज़्यादा प्राचीन भी नहीं है। मध्यवर्ती अवस्था में इसका संपर्क हड़प्पा संस्कृति से हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप इसने हड़प्पा की अनेक विशेषताओं को प्राप्त किया। यानी कि बालाथल में आहड़ सभ्यता की विशेषताएं भी है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं भी, यानी लगभग जो है इन सभ्यताओं के मिश्रित विशेषताओं वाली ये संस्कृति है।